अब चलिए आइए हम लोग देखते हैं 15.5 मेथड्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम लोग किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, कैसे रेज कर सकते हैं, वो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ मेथड्स यूज्ड फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगर आपको करना है, पैसा चाहिए, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। दीज आर ट्रेड क्रेडिट, आप ट्रेड क्रेडिट ले सकते हैं। Trade credit refers to credit granted to manufacturers and traders by the suppliers of raw material, finished goods, components, etc. अब ट्रेड क्रेडिट आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपको उधार मिलता है, ठीक है। ये क्या होता है, मैन्युफैक्चरर्स को दिया जाता है, ट्रेडर्स को दिया जाता है। किससे? जो लोग रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, फिनिश गुड्स दे रहे हैं, कंपोनेंट्स दे रहे हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका किराने का दुकान है, ठीक है, आप ट्रेडर हैं। बहुत लोग आपके दुकान में आएंगे कि भाई आप मेरा माल बेचो, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना माल आपको दे देंगे, फिर 1 हफ्ता 10 दिन का आपको टाइम देंगे कि आप माल बेचो और इसको दो, ठीक है। अब जितना बड़ा आप बिजनेस होगा उस हिसाब से आपको क्रेडिट पीरियड दिया जाएगा। यूजुअली बिजनेस एंटरप्राइज बाई गुड्स ऑन 30 to 90 डेज क्रेडिट। आमतौर पर जो व्यवसाय है, जो बिजनेस एंटरप्राइज है, उसको 30 दिन से 90 दिन का उधार मिलता है। This means that the goods are delivered but payments are not made until the expiry of the period of credit। कहने का मतलब, अब मान लीजिए आपका किराने का दुकान है, वहाँ पे आप साबुन बेचते हैं। अब मैं साबुन बनाता हूँ, मैं आपको साबुन दे दिया मान लीजिए 10,000 रुपया का। अब वो साबुन आपके दुकान में है, आप लोगों को बेच रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको अगर 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया हूँ, तो आप 30 दिन में आपको पेमेंट करना है, ठीक है। This type of credit does not make the funds available in cash, but it facilitates purchase without making immediate payment, which amounts to funding it by suppliers। अब ये जो उधार है, इसमें आपको कैश नहीं मिल रहा है, लेकिन सामान मिल जा रहा है जिससे आप अपना काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो बिजनेसमैन है उसको काफ़ी हेल्प मिल जाता है। दिस इज़ अ वेरी पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ये बहुत ही पॉपुलर सोर्स है। Then we have bank credit. Commercial banks usually provide short-term finance to business firm, which is known as bank credit. आप देखिए, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, बिजनेस को शॉर्ट टर्म फाइनेंस देते हैं, जिसको हम लोग बैंक क्रेडिट बोलते हैं, ठीक है। बैंक से जो आपको लोन मिलता है, उधार मिलता है। When bank credit is granted, the borrower gets a right to draw the amount of credit as and when needed. जब हम लोग को बैंक क्रेडिट देता है, तो जो बोरोवर है वह जब चाहे उस अमाउंट को निकाल सकता है जब उसको ज़रूरत होती है। बैंक क्रेडिट मे बी ग्रांटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। अब बैंक आपको जो उधार देता है वह निम्नलिखित में से किसी भी तरीका से दे सकता है। क्या क्या वो तरीका है? पहला, लोन्स एंड एडवांसेस। बैंक आपको लोन्स देगा, एडवांस देगा। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज एडवांस्ड बाय अ बैंक रीपेबल आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, इट इज़ नोन एज बैंक लोन। अब मान लीजिए आपको बैंक कुछ पैसा दे देता है, ठीक है, जो कि आपको सर्टेन कुछ दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, उस टाइम पीरियड में अगर आपको वो पैसा लौटाना है, ठीक है, तो इस पैसे को हम लोग कहते हैं बैंक लोन, यानी आप बैंक से पैसा लिए हैं। सच एडवांस इज क्रेडिटेड टू दी a separate loan account and the borrower has to pay interest on the whole amount of loan irrespective of the amount of loan actually drawn. Usually loans are granted against security of assets. अब देखिए, ये जो आपको उधार दिया जा रहा है, ये जो क्रेडिट दिया जाता है, इसके लिए एक सेपरेट लोन अकाउंट होता है जिसमें पैसा रहता है। अब मान लीजिए आप बैंक से पैसा लिए, अब वो पैसा आप इस्तेमाल करें चाहे नहीं करें, आपको उसका ब्याज, इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पर पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो लोन बैंक देता है, जनरली वो आपका कोई एसेट्स का सिक्योरिटी पे देता है, कुछ चीज़ वो गिरवी रखता है, फिर आपको पैसा देता है। देन वी हैव कैश क्रेडिट. It is an arrangement whereby bank allow the borrower to withdraw money up to a specified limit. This limit is known as cash credit limit. अब ये जो अरेंजमेंट है कैश क्रेडिट का, नकदी उधार का, इसमें क्या होता है, बैंक आपको अलाउ करता है कि एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आप पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, ठीक है। This facility is granted against the security of goods in stock और promissory note और other marketable securities like government bonds. अब व्यवसाय को ये कैसे मिलता है, ये उसको मिल रहा है, उसका जो स्टॉक है, गुड्स इन स्टॉक, वो सिक्योरिटी पे वो रख रहा है, या कोई प्रॉमिसरी नोट दे रहा है, या फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज दे रहा है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड, इसके अगेंस्ट में उसको मिलता है। अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर कैन ड्रॉ, रीपे एंड अगेन ड्रॉ द अमाउंट विद इन द सैंक्शन लिमिट।
अब ये जो तरीका है कैश क्रेडिट का, इसमें बोरोवर को जब पैसा चाहिए वो पैसा निकालेगा, फिर जब उसके पास पैसा आ जाएगा वो रीपे कर देगा, फिर जब जरूरत होगा तो निकालेगा। इस तरह से यहाँ पे काम होता है। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली विदड्रॉन एंड नॉट ऑन द अमाउंट ऑफ एंटायर लिमिट। अब मान लीजिए बैंक आपको कैश क्रेडिट देता है कि हाँ भाई आप 1 लाख रुपए तक आपको जब ज़रूरत है आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए इसमें से 50,000 ही निकालते हैं, तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 50,000 पे देना है, जितना यूज़ किया अमाउंट उसी पे देना है, ठीक है। लेकिन लोन्स एंड एडवांस में क्या है, मान लीजिए आप 5 लाख रुपया लोन लेते हैं बैंक से, ठीक है, और पूरा का पूरा 5 लाख आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो भी आपको पूरे अमाउंट पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसको बैंक ओडी भी कहते हैं। When a bank allows its depositor or account holders to withdraw money in excess of the balance in his current deposit account up to a specified limit, it is known as overdraft facility. This limit is granted purely on the basis of credit worthiness of the borrower. Interest is charged only on the overdrawn money. Rate of interest in case of bank overdraft is less than the rate charged under the cash credit. अब देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट आपको एक फैसिलिटी देता है बैंक। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 है, बैंक ओडी आपको बोलता है, बैंक बोलता है कि आप 50,000 तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपको ज़रूरत होगा आप इस पैसे को इस्तेमाल करेंगे। इसमें जितना पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ओवरड्राफ्ट, उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कैश क्रेडिट से, बैंक ओवरड्राफ्ट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैश क्रेडिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम होता है। दूसरा, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो आपके क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब आपका जो अकाउंट है उसको देखा जाता है कि हाँ आपका गुडविल कैसा है, उस हिसाब से आपको मिलता है। देन वी हैव डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बैंक्स ऑल्सो गिव एडवांस मनी बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आपके पास है, आप बैंक जाते हैं, बिल देते हैं, तो बैंक अपना चार्जेस काट के आपको पैसा दे देता है एडवांस में। When a bill of exchange is presented before the bank for encashment, bank credits the amount to customer's account after deducting some discount. अब मान लीजिए आप बैंक गए, आप वहाँ पे 15,000 का अपना एक कोई बिल लेके गए, तो बैंक पूरा 15,000 आपको नहीं देगा, इसमें जो उसका चार्जेस है वो चार्जेस काट के आपके अकाउंट में पैसा दे देता है। The amount of discount is charged on the basis of the interest for the period of bill. अब आपका बिल कितने दिनों का है, कितना दिन के बाद बैंक को पैसा मिलेगा, वो सब के ऊपर कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट, और वो अमाउंट काट लिया जाता है। ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल द पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम द ड्रॉई। अब जब बिल मैच्योर हो जाता है तो बैंक ड्रॉई से पैसा ले लेता है। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट का डिफरेंस बिटवीन कैश क्रेडिट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। Cash credit is an arrangement of credit granted by a bank to a firm. Cash credit एक ऐसा अरेंजमेंट है जहां पे बैंक फर्म को क्रेडिट देता है, उधार देता है। द फर्म मे और मे नॉट हैव एन अकाउंट विद द बैंक। अब जो फर्म है उसका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं है तो भी उसको कैश क्रेडिट मिलता है। ओवरड्राफ्ट इज ग्रांटेड टू एन अकाउंट होल्डर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ हिज क्रेडिट वर्दीनेस। Credit worthiness is decided by the financial soundness of past dealings of the customer within the bank. अब देखिए ओवरड्राफ्ट में क्या हो रहा है कि ये अकाउंट होल्डर को ही मिलेगा, बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, और ये आपके क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, किस हिसाब से काम हो रहा है, आप फिनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कितने साउंड है, उस हिसाब से आपको बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। In case of cash credit, the amount of credit is placed in a separate account of the borrower. अब कैश क्रेडिट में क्या होता है, जो अमाउंट है उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है और उसमें बोरोवर का पैसा रखा जाता है। ओवरड्राफ्ट लिमिट इज जनरली ग्रांटेड ऑन एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ऑफ द कस्टमर। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है, आपका जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है, जो अभी अकाउंट है बैंक में, उसी में आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दी जाती है। द अमाउंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ कैश क्रेडिट depends upon the value of securities offered, but overdraft limit is decided on the average balance in the customer's account. अब देखिए अमाउंट ऑफ क्रेडिट जो आपको कैश क्रेडिट मिल रहा है वो डिपेंड करेगा कि आप जो सिक्योरिटी दे रहे हैं उस सिक्योरिटी में कितना वैल्यू आपको मिल सकता है। लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है, ओवरड्राफ्ट लिमिट आपके एवरेज बैलेंस पे, आप कस्टमर का जो एवरेज बैलेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओवरड्राफ्ट इज ग्रांटेड without the security of any assets, but for cash credit security of tangible assets is an essential requirement.
ओवरड्राफ्ट के लिए आपको कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी एसेट्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आपको कैश क्रेडिट चाहिए तो उसके लिए आपको कोई टैंजिबल एसेट्स की सिक्योरिटी देनी ज़रूरी होती है, ठीक है। उसके बिना आपको कैश क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखिए अभी तक आप क्या देखे थे, रेजिंग शॉर्ट टर्म में ट्रेड क्रेडिट, बैंक क्रेडिट के बारे में आप काफ़ी कुछ पढ़े। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो आगे बढ़ाते हैं इसको। नेक्स्ट है फैक्टरिंग। Factoring is a method of raising short-term finance for the business in which the business can take advance money from the bank against the amount to be realized from the debtors. अब देखिए डेटर कौन होते हैं, जिन लोगों से आप पैसा पाते हैं। मान लीजिए आपका व्यवसाय है, आप बहुत लोगों को उधार में कोई सामान दिए हैं, माल बेचे हैं, तो फैक्टरिंग में क्या होता है, यहाँ पे आप बैंक से पैसा ले लेते हैं, एडवांस मनी ले लेते हैं, किसके अगेंस्ट में, जो पैसा आपको डेटर्स से मिलना है। By this method, the firm shifts the responsibilities of collecting the outstanding amount from the debtors on payment of a specified charge. अब इस मेथड में क्या होता है, जो फर्म है उसको पैसा कलेक्ट करना होता है, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देता है, ठीक है, और इसके लिए वो बैंक को कुछ स्पेसिफाइड चार्जेस देता है। Here the business gets the money in advance without waiting for due date. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस को एडवांस में पैसा मिल जाता है, उसको ड्यू डेट के लिए वेट नहीं करना पड़ता है। ऑल्सो इट सेव्स द एफर्ट्स ऑफ कलेक्टिंग द डेट्स। अब इससे क्या होता है कि उसको जो उधार है, ठीक है, वो कलेक्ट करने का जो उसका एफर्ट है, जो मेहनत लगेगा, उससे भी वो बच जाता है। नेक्स्ट कस्टमर एडवांसेस। अब कभी कभी क्या होता है, कस्टमर एडवांस में आपको पैसा देते हैं, तो इससे भी फिनांस होता है, आपको फंड मिलता है। Sometimes businessmen insist their customers make some advance payment. कभी कभी क्या होता है, बिजनेसमैन अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि वो कुछ एडवांस में पैसा दे दें। It is generally asked when the value of order is quite large and goods order are very costly. अब आप देखे होंगे जब आप दुकान जाते हैं, कभी कभी अगर आप कुछ सामान मंगाते हैं जो कि बहुत महंगा है और वो सामान नहीं है, लेकिन आपके बोलने पे वो आने वाला होता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप कुछ एडवांस करके चल जाइए, ठीक है। जब सामान कॉस्टली रहता है तो भी वो लोग बोलते हैं कि आप कुछ एडवांस दे दीजिए। ये इसलिए भी होता है ताकि कस्टमर अगर एडवांस दे देगा तो वो प्रोडक्ट लेने ज़रूर आएगा। कस्टमर एडवांस रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द पेमेंट टुवर्ड सेल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स विच विल बी डिलीवर्ड एट अ लेटर डेट। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 10,000 का, ठीक है, और आप 2,000 रुपये एडवांस दे देते हैं, तो जब आप उस प्रोडक्ट को लेंगे तो 8,000 और देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पार्ट पेमेंट, आप कुछ पैसा एडवांस दे दिए, ठीक है, और प्रोडक्ट आपको बाद में मिलेगा। जब प्रोडक्ट आपको मिलेगा तब आप बैलेंस पैसा दीजिएगा। कस्टमर्स जनरली अग्री टू मेक एडवांस पेमेंट व्हेन सच गुड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट और देयर इज एन अर्जेंट नीड ऑफ एनी गुड। अब कस्टमर्स आमतौर पर मान जाते हैं एडवांस पेमेंट करने के लिए अगर उनको वो प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी होता है तब, या वो प्रोडक्ट आसानी से बाज़ार में नहीं मिल रहा हो। A firm can meet its short-term requirements with the help of customers' advances. अब जो फर्म होता है वो कभी कभी जो ये एडवांस पैसा मिलता है कस्टमर से, इससे भी उनका शॉर्ट टर्म जो फिनेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो पैसा चाहिए उनको, वो पूरा हो जाता है। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। इन बिजनेस क्रेडिट that is granted on condition of its repayment at regular intervals or installments over a specified period of time. अब देखिए इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है कि आप किसी को माल उधार दे दिए या पैसा दिए, अब वो हर महीना या वीकली या मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली वो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इंस्टॉलमेंट में रिटर्न करने लगे। अब जनरली एक एक महीना पे एवरी 30 डेज पे रिटर्न होता है। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट इज द मीन्स बाई विच मोस्ट ड्यूरेबल गुड्स सच एज एन ऑटोमोबाइल्स एंड लार्ज होम अप्लायंसेस आर बॉट बाई इंडिविजुअल्स। आजकल लोग EMI, ठीक है, EMI हम लोग वर्ड सुनते हैं, ठीक है, ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, इसमें हम लोग सामान खरीदते हैं बहुत सारा, जैसे ऑटोमोबाइल्स हुआ, बड़े बड़े घर में इस्तेमाल होने वाले अप्लायंसेस, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब हम लोग EMI पे खरीद सकते हैं, आस्ते आस्ते पेमेंट कर सकते हैं। द परचेजर यूजुअली इज एडवांस्ड द गुड्स आफ्टर मेकिंग एन इनिशियल फ्रैक्शनल पेमेंट कॉल्ड डाउन पेमेंट। अब आपको कभी कभी डाउन पेमेंट देना पड़ता है, जैसे मान लीजिए जनरली ये 1/3 होता है। कहने का मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है 30,000 का, इसका 1/3 यानी 10,000 रुपये आप क्या किए, डाउन पेमेंट कर दिए, और बाकी जो 20,000 है वो आप आस्ते आस्ते इंस्टॉलमेंट्स में पे करेंगे। इफ द परचेजर डिफॉल्ट्स ऑन हिज पेमेंट ऑफ सम एट सम पॉइंट, ऑल प्रीवियस पेमेंट्स आर फोरफिटेड टू द सेलर हु मे ऑल्सो टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स। अब मान लीजिए जो परचेजर है वो
EMI पे नहीं कर पाया, पेमेंट नहीं कर पाया, तो उसका जितना भी अभी तक का पेमेंट है वो फोरफिट हो जाएगा, उसको वो नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो सेलर है वो जो प्रोडक्ट बेचा था उसको वह वापस ले सकता है। Number 6, loans from unorganized sectors. In addition to the above methods of raising funds, the businessmen always have option to take money from the unorganized sector, like loans from money lenders called indigenous bankers, friends and relatives. अब देखिए कुछ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग आगे पढ़े कि हम लोग कस्टमर से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फैक्टरिंग। अब हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि मनी लेंडर्स हैं, कुछ लोग जो कि उधार पे पैसा देते हैं, दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, इनसे आपको पैसा मिल सकता है। टू मीट द शॉर्ट टर्म एंड अर्जेंट नीड ऑफ बिजनेस, मनी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम ईदर ऑन पर्सनल सिक्योरिटी और ऑन सिक्योरिटी ऑफ टैंजिबल एसेट्स एंड पर्सनल प्रॉपर्टीज। अब आपका जो शॉर्ट टर्म या अर्जेंट नीड ऑफ बिजनेस के लिए जो आपको पैसा चाहिए वो आप या तो कोई पर्सनल सिक्योरिटी देके या कोई टैंजिबल एसेट्स का सिक्योरिटी देके या पर्सनल प्रॉपर्टीज का सिक्योरिटी देके आप पैसा अरेंज कर सकते हैं इनसे। सिंस द इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन्स फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज नॉर्मली वेरी हाई, द बिजनेसमैन आर नॉट वेरी कीन टू अवेल ऑफ लोन फ्रॉम दिस सोर्सेज। अब यहाँ से जो आपको पैसा मिलता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो जल्दी यहाँ से लोन लेना पसंद नहीं करते हैं। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ICDS, डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विथ अनदर कंपनी फॉर अ शॉर्ट टर्म आर टर्म्ड एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब एक कंपनी जब दूसरी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करती है तब इसको हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है उसको हम लोग इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ICDS कहते हैं। इट्स अ टाइप्स ऑफ अनसिक्योर्ड डेप्ट। अब ये क्या है? अनसिक्योर्ड डेप्ट की तरह होता है। इट इज अरेंज्ड बाय अ ब्रोकर, ये दलाल द्वारा, ब्रोकर द्वारा मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म फिनांस, ये शॉर्ट टर्म फिनांस है। दिस सोर्स ऑफ फिनांस इज फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेलिटीज। अब यहाँ पे क्या है, ये जो फिनांस आपको मिल रहा है इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। ICDS are kept secret and are not disclosed to the public. इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जो होते हैं उनको सीक्रेट रखा जाता है, गुप्त रखा जाता है और ये लोगों के सामने नहीं लाया जाता है। द इंटरेस्ट पेबल डिपेंड्स ऑन द अमाउंट एंड द पीरियड ऑफ डिपॉजिट। अब जो ब्याज है वह कितना पैसा है उसके ऊपर, साथ ही साथ कितने दिनों के लिए वो डिपॉजिट किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर एक्सचेंजिंग दीज डिपॉजिट्स। अब इसके लिए कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं होता है जहां पर ये डिपॉजिट्स को हम लोग एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ICDS। अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के क्या क्या प्रकार होते हैं? फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। सबसे पहला होता है कॉल डिपॉजिट्स। कॉल डिपॉजिट्स कैन बी विड्रॉन बाय लेंडर बाय गिविंग 1 day नोटिस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच डिपॉजिट इज 10% पर एनम। अब कॉल डिपॉजिट क्या होता है? ये लेंडर जो है, जो पैसा दे रहा है, वो 1 दिन का नोटिस देके पैसा निकाल सकता है, रिटर्न ले सकता है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिपॉजिट में वो 10% प्रति वर्ष है। 3 months डिपॉजिट, एक 3 महीना का डिपॉजिट होता है। दीज ICDS आर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट इज 12% पर एनम। अब देखिए कॉल डिपॉजिट में क्या है, 1 दिन का वो नोटिस देगा, पैसा ले लेगा। दूसरा है 3 months डिपॉजिट, 3 महीना के लिए पैसा डिपॉजिट किया जाता है और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सालाना 12% है। 6 month डिपॉजिट, दीज ICDS इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स आर फॉर द पीरियड ऑफ 6 months। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दीज डिपॉजिट्स इज 5% पर एनम।